सभी छात्र छात्राओं को प्रणाम। आज की कक्षा में हम आधुनिक कालीन साहित्य के पुरोधा प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके जीवनी का परिचय प्राप्त करेंगे। उनका जन्म 1850 ईस्वी सन में हुआ था। विक्रम संवत 1907 भाद्रपद मास में हुआ था। तिथि के बारे में न अंतर साक्ष्य से न बहिर् साक्ष्य से हमें पता चलता है कि किस दिन उनका जन्म हुआ था। दुर्भाग्यवश जब वे मात्र 5 वर्ष के हुए थे, उनकी माँ का देहांत हो जाता है और उनके पिता जो है दूसरा विवाह करते हैं। वी माता या सौतेली माता से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई स्नेह नहीं मिलता। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी का भार काली कदमादाई और तिलकधारी नौकर मिलकर उठाते हैं। दुर्भाग्य यहीं पर उनका साथ नहीं छोड़ता। जब वे मात्र 10 वर्ष के होते हैं तब उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो स्वयं एक प्रसिद्ध कवि थे अपने युग के, का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद वे क्वींस कॉलेज जो बनारस में स्थित है पढ़ने जाते हैं। स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति भारतेंदु का स्वभाव चंचल और उद्यत था, अतः पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। फिर भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के चलते कभी भी किसी भी कक्षा में वे असफल या फेल नहीं हुए थे। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते उन्होंने काशी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से अंग्रेजी भाषा पढ़ना और लिखना सीखा था। और ऐसा कहा जाता है कि उस युग में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना पूरे बनारस में सिर्फ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही आता था। आगे उन्होंने स्वाध्याय से मराठी, बंगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी आदि 20-25 भारतीय भाषाओं को सीखा और वे बहुभाषाविद बने। उनके काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से संपन्न हुआ। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, किंतु पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। पुत्री विद्यावती से इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अतः उन्होंने अपने जीवन में खूब यात्राएं की। अत्यधिक यात्राओं एवं पारिवारिक सांसारिक चिंताओं के चलते इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी जर्जर हो गया था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 अर्थात जब वे मात्र 34 वर्ष के थे तब हो गई। इस थोड़ी सी आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश और हिंदी भाषा तथा साहित्य की जो सेवा की वह चिरस्मरणीय है। अल्पायु में ही हरिश्चंद्र की काव्य प्रतिभा को देखकर तत्कालीन पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। सारे देश ने उन्हें इस रूप में स्वीकार किया और तब से वे भारतेंदु के नाम से पुकारे जाने लगे। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही या अल्पायु में ही बहुत विपुल मात्रा में साहित्य का सृजन किया। 16 वर्ष की अवस्था से इनकी साहित्य की यात्रा जो प्रारंभ हुई वह इनकी अंतिम सांस तक चली और बहुआयामी
साहित्यकार होने के नाते राधाचरण गोस्वामी ने अपने नवभक्तमाल में भारतेंदु को 64 कलाओं में प्रवीण बताया। भारतेंदु की रचनाओं की जब भी बात चलती है तो सर्वप्रथम जो है नाटकों की चर्चा की जाती है, और नाटकों में भी देखते हैं 3 भागों में चर्चा की जाती है। सर्वप्रथम अनुदित नाटक, फिर मौलिक नाटक, इसके बाद अपूर्ण नाटक। भारतेंदु से पूर्व हिंदी नाटकों में एक प्रकार से नाटकों का अभाव था। हिंदी नाटक लिखे ही नहीं जाते थे हिंदी साहित्य। उन्होंने संस्कृत नाटकों का अध्ययन किया, साथ ही अंग्रेजी तथा बंगाली नाटकों से भी प्रेरणा ली। भारतेंदु की नाटकों की सूची में सर्वप्रथम प्रवास नाटक का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु की नाटकीय रचनाओं को 3 भागों में अनुदित किया 3 भागों में विभाजित किया गया है, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। विषय की दृष्टि से सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय एवं राजनीतिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। उनके अनुवाद, अनुदित नाटकों के अनुवाद शब्दशः न होकर रूपांतर अधिक है। इन नाटकों में भी भारतेंदु ने अपनी मौलिकता की छाप छोड़ी है। अनुदित नाटकों में देखिए, भारतेंदु ने 1868 में विद्या सुंदर नामक नाटक लिखा, जिसे प्रथम स्थान मिलता है। पाखंड विडंबना 1872 में कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक के 3य अंक का अनुवाद है। इसमें लेखक ने वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा की है। पाखंड विडंबना रूपक कथा काव्य है। धनंजय विजय उन्होंने 1875 में लिखा। कर्पूर मंजरी भी 1875 में लिखा गया। इसकी मूल रचना राजशेखर की प्राकृत भाषा में है। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा गया, जो विशाख दत्त की रचना का अनुवाद है। यह एक राजनैतिक नाटक है। दुर्लभ बंधु भारतेंदु का अनुदित नाटक है। वंशपुर का महाजन शेक्सपियर कृत मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। 1880 में उसका प्रथम दृश्य हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। अपूर्ण रह जाने पर बाद में रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण व्यास ने उसे पूर्ण किया। इनके मौलिक नाटकों में देखिए, वैदिक हिंसा न भवति प्रहसन 1873 में लिखा गया। इसमें नाटककार ने मांसाहारियों, मद्यपान करने वालों, पशु बलि तथा अन्य सामाजिक पाखंडों का व्यंग्यात्मक रूप से विरोध किया। सत्य हरिश्चंद्र सन 1875 में लिखा गया, जो इनकी सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से एक है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 में लिखी गई। इसमें चंद्रावली का कृष्ण के प्रति पूर्वानुराग जनित दिव्य प्रेम, विरह और मिलन है। विशस्य विषमोदम भान की रचना 1876 में हुई। भारत जननी 1877 में लिखा गया नाटक है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875 में लिखे गए। इनके अपूर्ण नाटकों में देखिए, सती प्रताप नाटक जो गीति रूपक है, अधूरा रह गया था, जिसे बाद में 1892 में बाबू राधाकृष्ण दास ने पूरा किया। मिश्र बंधुओं ने भारतेंदु द्वारा 1883 में लिखित माधुरी रूपक का भी उल्लेख किया है। मिश्र बंधु जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जाने जाते हैं। नाटक के साथ ही इन्होंने उपन्यास भी लिखे, और जिस समय हिंदी पाठक केवल धार्मिक कथाओं, जादू भरी कहानियों में अपना जी बहला रहे थे, उस समय भारतेंदु ने ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक उपन्यासों की रचना की।
उनकी उपन्यास रचनाओं में रामलीला, सुलोचना, मदालासोपाख्यान, शीलवती और सावित्री चरित्र का उल्लेख है। पूर्णचंद्र प्रकाश उपन्यास में भारतेंदु ने हिंदी के तत्कालीन सुधारवादी लेखकों का ध्यान काफ़ी आकृष्ट किया। हमीरहट, राजसिंह, एक कहानी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती भारतेंदु की अपूर्ण रचनाएं हैं। भाषा संबंधी रचनाएं भी भारतेंदु ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचनाओं में हिंदी भाषा नामक छोटी सी पुस्तक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुस्तक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें हिंदी भाषा संबंधी अनेक बातें जानने योग्य है और उपयोगी है। संगीत संबंधी रचना में देखिए, भारतेंदु ने संगीत सार नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें संगीत का इतिहास और उसके विविध भेदों का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र, अपने संस्कृत और अंग्रेजी नाट्यशास्त्र के ज्ञान के आधार पर भारतेंदु ने 1883 में नाटक नामक ग्रंथ की रचना की। यह तत्कालीन नाटकीय दशाओं पर प्रकाश डालता है। इतिहास और पुरातत्व विज्ञान से संबंधी ग्रंथ भी भारतेंदु ने लिखे। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, खत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूंदों का राजवंश, उदय पूर्वोदय, पुरावृत्त संग्रह, चरितावली, पंच पवित्रात्मा, दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र, लगभग 13 ग्रंथों की रचना जो है उन्होंने की है। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन भी उन्होंने किया। वे कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। इसके अलावा गद्य साहित्य के साथ ही उन्होंने पद्य साहित्य भी विपुल मात्रा में रचा। भारतेंदु की काव्य कृतियों की संख्या 70 के आसपास है, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताएं विभिन्न विषयों से विभूषित है। भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर उन्होंने विपुल परिमाण में काव्य की रचना की है। इसके बाद हम भारतेंदु और उनका जो युग था उसकी चर्चा करते हैं। देश, काल और परिस्थिति के वातावरण के संघर्ष और घात प्रतिघात से ही जीवन प्रगतिशील और चेतना सर्वोन्मुखी होती है। सर्वविदित है कि 19वीं सदी में लगभग भारतीय राजाओं की हार अंग्रेजों से हो चुकी थी और उनके राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुछ गिने चुने राज्य बचे थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और कुछ राज्य अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और अंग्रेजों की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी वह जो है शोषण की नीति थी। वे हमारा शोषण करना चाहते थे और अंग्रेजों की नीति के चलते भारतीय जनता में एक प्रकार का असंतोष फैल रहा है और उस युग के असंतोष और 1857 में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसके विषय में या उन परिस्थितियों के विषय में सैयद अहमद खान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक असबानी बगावत में उल्लेख किया है और इस समय तक
अंग्रेज़ों की शोषण नीति के चलते भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। अंग्रेज़ों का आतंक सर्वत्र छाया हुआ था। राजनीति, शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक साधारण मनुष्यों की पहुंच नहीं थी। और दूसरी ओर देखें तो जनता में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का बोलबाला था। समाज जहाँ था वही रहा, अर्थात समय के अनुसार जो परिवर्तन आने चाहिए थे वह समाज में नहीं आए। समाज की मानसिकता वही मध्यकालीन मानसिकता थी जिसकी खोल से समाज बाहर नहीं आ पा रहा था। और हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य भी बढ़ता जा रहा था। अतः भारतेंदु के सम्मुख दो प्रकार की विचारधारा थी, एक तो राष्ट्रीय और दूसरी वर्ण, धर्म और सांप्रदायिक विषयों से संबंध रखने वाली विचारधारा। और यह जो है नवोत्थान का प्रथम चरण था। हिंदी नवोत्थान की इस प्रथम चरण की अवतारणा भारतेंदु के हाथ में थी। उन्होंने अपने चारों ओर रूढ़िग्रस्त मूढ़ जनता, मानसिक दासत्व और निष्क्रियता के बंधन में जकड़े हुए लोगों, पाश्चात्य सभ्यता के गुलामों, पुलिस और अदालती लोगों की लूट खसोट, देश के स्वार्थी राजनीतिज्ञ, सर्वत्र धार्मिक मिथ्याचार, अनाचार, छल और कपट, भारत की दीन आर्थिक अवस्था आदि मर्मांतक, पीड़ोत्पादक एवं हृदय विदारक दृश्य देखे। भारतेंदु में काल ज्ञान था, विचार स्वातंत्र्य था और वे इस भारत की स्वतंत्रता के स्वप्न उस युग में देख रहे थे। वे अपने समय के सच्चे आदर्श देशभक्त थे। और साहित्य में देखें तो भारतेंदु के सम्मुख एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी और दूसरी ओर जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण उन्हें तैयार करना था। रीतिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्ति थी वह पूरी तरह से या पूर्णतः दरबारी संस्कृति थी। उस संस्कृति से साहित्य को बाहर निकालकर भारतेंदु को आम जनता से उसे जोड़ना था। और एक भाषा के लिए भी उन्हें लड़ना था कि समस्त राष्ट्र की, पूरे भारत की एक भाषा बने। तो और साहित्य को जो है जन साहित्य से जोड़ना था, जन भाषा से जोड़ना था। तो इस संदर्भ में उनके इन प्रयासों को रेखांकित करते हुए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्रगुप्त एक स्थान पर लिखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक आधुनिक युग में दो ऐसी महान आत्माओं का अवतरण हुआ जिन्होंने सोती हुई भारतीय जनता को चारों ओर घूम कर पहरा जगाया। एक ने उसकी नैतिक व सामाजिक धरोहर की रक्षा की तो दूसरे ने उसके सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गौरव को बचाया। एक ने उसे तर्क के तीखे शस्त्र दिए जिनकी सहायता से वह अपने धर्म के विरोधियों से युद्ध कर सकी, तो दूसरे ने उसे वह शक्ति दी और उत्साह प्रदान किया जिसके बल पर वह आगे बढ़ सकी। एक ने तो आत्मगौरव को जागृत किया तो दूसरे ने उसका ध्यान अपनी हीन अवस्था की ओर आकर्षित किया। एक ने उसके मस्तिष्क को समृद्ध बनाया तो दूसरे ने उसके हृदय को सशक्त किया। एक ने समाज को नया जीवन प्रदान किया तो दूसरे ने राष्ट्रीय भावों को आंदोलित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें एक स्वामी दयानंद सरस्वती थे तो दूसरे भारत के इंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो है हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया, साथ ही भारतीय जनता के मानस में नव आशा का, नव चेतना का, नव धैर्य का संचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म को तार्किक आधार देना चाहते थे।
इसके बाद जो है हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर चर्चा करेंगे। उनका मानना था कि साहित्य की भाषा जो है सर्वमान्य होनी चाहिए। ऐसी भाषा में साहित्य लिखा जाना चाहिए जिसे सर्वजन आसानी से समझ और बोल सकता है। वे लिखते हैं, उनका मानना था, जातीय संगीत की छोटी छोटी पुस्तकें बने और वे सारे देश में गांव-गांव में साधारण भाषा में बने, गवारी भाषा में और स्त्रियों की भाषा में विशेष हो। यहाँ पर देखिए, वे गवारी भाषा जो बिल्कुल सहज और सरल होती है, बनावटीपन से दूर बिल्कुल प्राकृतिक होती है। साथ ही वे स्त्रियों की भाषा पर विशेष बल देते हैं कि उन्हें पता है कि स्त्रियों की भाषा में जो है एक आकर्षण, एक लगाव होता है, एक प्रकार का जादू होता है जिससे जो है समा बंध जाता है, जो सभी के लिए ग्राह्य, सर्वग्राह्य होती है उनकी भाषा। और भारतेंदु देखिए, अंग्रेजी की जो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी उससे भी बहुत प्रभावित हुए और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उससे जो है वे राजभक्त सिद्ध होते हैं। उनका मानना था कि जो वैषम्य भारत में और पश्चिम में है, उस वैषम्य की या उस विषमता की खाई को अगर पाटना है तो उसके लिए अंग्रेज ही योग्य है, अंग्रेजी शासक ही योग्य है। क्योंकि विज्ञान ने जो तरक्की पश्चिम में की थी उससे भारत बहुत दूर था, भारत उससे पूरी तरह से अछूता था। भारत को यह पता भी नहीं था कि विश्व में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। भारतेंदु के युग में जो यात्रा करता था वह जो है बैलगाड़ियों में या फिर रथों में, घोड़ों पर की जाती थी या जानवरों पर की जाती थी। अंग्रेजों ने जो है रेलगाड़ी का विस्तार जो है भारत में कर दिया था। इसके साथ ही टेलीफोन, टेलीग्राम, डाक व्यवस्था, विद्युत शक्ति, करंट के उत्पाद, कई प्रकार की वैज्ञानिक तरक्की जो है भारत में अंग्रेजों की वजह से हुई थी। तो इस दृष्टिकोण से भारतेंदु कभी कभी जो है अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी कर देते हैं, लेकिन साथ ही जो उनकी शोषक प्रवृत्ति है, शोषण करने की जो उनकी दृष्टि है, उसका भी विरोध भी साथ ही करते हैं। उनकी पंक्तियां देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात अहे अति ख्वारी। अर्थात अंग्रेजों का राज बहुत बढ़िया है, सुख सुविधाएं अंग्रेजों के राज में भारत में बड़ी है, किंतु हमारे देश की जो संपदा है, हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारे देश के जो देश का जो धन है और कमाने के जो साधन हैं वे नष्ट हो रहे हैं और हमारा देश का धन जो है विदेश जा रहा है। इसके लिए जो है अंग्रेजों की बुराई भी करते हैं। और इसके साथ ही देखिए, समाज सुधार को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। महिलाओं को पुनर्विवाह का अवसर मिलना, अर्थात जो महिलाएं विधवा हो गई उन्हें पुनर्विवाह का अवसर मिलना, बाल विवाह पर रोक लगना, इस ऐसे प्रयास भी उन्होंने किए हैं। और सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विधवाओं के पुनर्विवाह का कार्य कर रहे थे उनकी प्रशंसा करते हुए ये लिखते हैं, सुंदर बानी कहीं समझावे विधवा गंसो नेह बढ़ावे, दया निदान परम गुण आगर सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। इस प्रकार जो है वे विद्यासागर की प्रशंसा करते हैं। और उनका मानना था कि भारत को अगर अंग्रेजों की तरह वैज्ञानिक तरक्की करनी है, वैज्ञानिक रूप से हमारे देश का अगर विकास करना है तो हमें हमारे निज भाषा का विकास करना होगा। और निज भाषा के रूप में वे हिंदी को ही प्रोत्साहित करते थे। उनकी पंक्ति देखिए,
निज भाषा उन्नति अहे सबय उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सबय उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को शूल। अर्थात आपको यदि सर्वांगीण विकास या उन्नति करनी है तो आपको निज भाषा का विकास करना होगा, और अगर आपके हृदय की पीड़ा को व्यक्त करना है तो निज भाषा के सिवाय आप और किसी भाषा में आपके हृदय की पीड़ा या अंतर्वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। और बहुत ही सरल तरीके में जो है देश के विकास का फार्मूला वे देते हैं, एक सूत्र देते हैं और कहते हैं, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। परदेशी वस्तु का बहिष्कार, परदेशी भाषा का जो है बहिष्कार, अपनी भाषा और अपनी वस्तुओं में प्रेम करो। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का प्रचार किया था, और आज भारत जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है उसमें भी हमें अधिक से अधिक स्वदेशी ही होना होगा। और भाषा को लेकर जो सहजता सरलता की बात भारतेंदु ने की है उसकी प्रशंसा करते हुए जन कवि नागार्जुन कहते हैं, जय फक्कड़ सिरताज सहज भाषा लिखवैया, तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे बाबू भैया, हिंदी की है असली रीढ़ गवारू बोली, यह उत्तम भावना तुम्ही ने हम में घोली। वे लिखते हैं, जय फक्कड़ सिरताज सहज भाषा लिखवैया। नागार्जुन जो है अपनी फक्कड़ता के लिए जाने जाते हैं, कबीर अपनी फक्कड़ता के लिए जाने जाते हैं, और कबीर ने तो कहा था देसिल बैना, भाषा को बैना कहा। जय फक्कड़ सिरताज सहज भाषा लिखवैया, तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे बाबू भैया। बाबू भैया जो ऑफिसों में काम करते हैं, क्लर्क टाइप में गले में टाई वगैरह लगाकर जो अंग्रेजी भाषा को जानने का दम्भ भरते हैं, वे बाबू लोग। और नागार्जुन कहते हैं कि हिंदी की है असली रीढ़ गवारू बोली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, यह उत्तम भावना तुम्ही ने हमें घोली, कि भाषा में जो है ग्रामीणता का पुट लाना चाहिए, यह भाव जो है भारतेंदु ने ही साहित्यकारों को दिया। और धर्म को लेकर भी जो है उनका मानना था कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उन पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार न हो, वे सभी के लिए सर्वसुलभ हो जाएं। और उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य, शिष्टाचार पर पंडे, पुरोहितों, मौलवियों का जो अधिकार था उसे तोड़ने की बात कही। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध किया, कुलीनता, जाति प्रथा, छुआछूत आदि का जोरदार खंडन किया, लोगों के धार्मिक अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की और स्त्री शिक्षा पर खास तौर से जोर दिया। और भारतेंदु के विषय में एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि भारतेंदु शायद पहले हिंदी के लेखक हैं जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग नेशनलिटी के अर्थ में किया। इससे पहले जाति का अर्थ जो है हिंदू धर्म में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय के लिए किया जाता था, लेकिन भारतेंदु ने जाति शब्द का प्रयोग जो है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता के लिए किया। अर्थात जाति शब्द के अर्थ का विस्तार उन्होंने अत्यधिक कर दिया और सार्थक दिशा की ओर उसे मोड़ दिया। अपनी कविताओं में देखिए अंग्रेजों की कूटनीति या शोषक प्रवृत्ति को उजागर करते हुए लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। और उनकी काव्य रचनाओं में हमें जो है भारत की प्राचीन अवस्था, प्राचीन भारत के प्राचीन काल में जो उत्कर्ष था और उनके वर्तमान में, उनके समय में या वर्तमान में
जो वैषम्य पैदा हुआ, जो पतन हमें दिखाई दिया, जो अवनति दिखाई दी, उसे वे रेखांकित करते हुए लिखते हैं, यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश, यही भारत में रहे कपिल सुत दुर्वास, यही भारत में रहे कपिल सुत दुर्वास, यही भारत में भये शाक्य सिंह संन्यास, हाय पंचनद हा पानीपत, हाय पंचनद हा पानीपत, आजो रहे तुम धरनी विराजत, हाय चित्तौर नीलस्तु भारी, अजो करो भारत ही मंझारी। और भारत की जो दुरवस्था हुई है उसके कारणों पर भी वे अपनी भारत दुर्दशा न देखी जाए, या भारत दुर्दशा कविता में लिखते हैं, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कल बुलाई जवन सैन पुनि भारी, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कल बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। और वे उत्साह का संचार करते हुए लिखते हैं, अवनति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उत्साह का संचार करते हुए लिखते हैं, निज भुज बल विक्रम जल माडे, निज भुज बल विक्रम जल माडे, भारत जस ध्वज अविचल गाड़े, निज भुज बल विक्रम जल माडे, भारत जस ध्वज अविचल गाड़े, यवन हृदय पत्री पर बरबस, यवन हृदय पत्री पर बरबस, लिखे लोह लेखनी आरज जस, लिखे लोह लेखनी आरज जस, उनि भारत जस करि विस्ताए, मन मुख केर करे उजियारा। आगे देखिए, जहाँ भये शाक्य हरिचंद्रु नहुष ययाति, जहाँ भये शाक्य हरिचंद्रु नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, उस देश में देखिए ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारे, दिन दिन दूने दुख इस देत हाँ हाँ हारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। जो वैषम्य, जो विषमता प्राचीन गौरव में और वर्तमान स्थिति में थी उसको वे दर्शाते हैं। और भक्ति को लेकर भी उन्होंने जो है रचनाएं लिखी है, और वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, और उनका मानना था कि भक्त को विभिन्न शास्त्रों के फेर में पड़ने के बजाय, इधर उधर विभिन्न तीर्थ स्थानों के फेर में भटकने के बजाय कहाँ जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वे इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाते हैं। भ्रमी मत तू वेदांत, भ्रमी मत तू वेदांत, वन वृत अरे मन मोच, भ्रमी मत तू वेदांत, वन वृत अरे मन मोच, चलू कलिंजा कुंज तट लख घनश्याम किशोर, शास्त्र एक गीता परम मंत्र एक हरिनाम, शास्त्र एक गीता परम मंत्र एक हरिनाम, कर्म एक हरिपद भजन देख एक घनश्याम। अर्थात अगर भक्ति करनी है तो कृष्ण की कीजिए, शास्त्र को पढ़ना है तो मात्र गीता को पढ़िए, परम मंत्र सिर्फ एक हरि नाम है, और कर्म करने हैं तो हरि का अनुसरण कीजिए, और भजन एक करना है तो सिर्फ घनश्याम का कीजिए। और किसी तीर्थ स्थान को अगर जाना है तो कहीं मत जाइए, भगवान कृष्ण ने जिन कुंज गलियों में वृंदावन में लीलाएं की थी, बस उन स्थानों के आप दर्शन कर लेंगे, यही आपके लिए काफ़ी है। और भारत ने जो इतनी लंबी दास्ता सही थी उसके कारणों पर भी वे प्रकाश डालते हैं। फूट के बल सब भारत बोए, बैरी के राह खुलाए जयचंदुआ। आपसी फूट को कारण बताते हुए कहते हैं, फूट के बल सब भारत बोए, बैरी के राह खुलाए जयचंदुआ, और नासिले आप बिलाने,
और नासिले आप बिलाने निज मुँह कजरी पुताए जय चंदवा। अर्थात बैर आपसी फूट की वजह से जो है भारत को इतनी लंबी इतनी सदियों तक जो है दासता को झेलना पड़ा। उन्होंने अपने विपुल साहित्य में दोहे भी लिखे हैं। कुछ प्रमुख दोहे देखिए। निज भाषा उन्नति करो सबय उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल। जेहि जेहि फिर कछु लहन की आस न जिये में होय, जेहि लही फिर कछु लहन की आस न जिये में होय। जगति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय। चंद मिटे सूरज मिटे मिटे जगत के नेम, यह दृढ़ हरिचंद को मिटे न अविचल प्रेम। अविचल प्रेम की महत्ता इस दोहे के माध्यम से वे दर्शाते हैं। तन पुलकित रोमांच करी नयनन नीर बहाव, तन पुलकित रोमांच करी नयनन नीर बहाव। प्रेम मगत उन्मत है राधा राधा गाँव। कृष्ण और राधा के प्रेम की महिमा यहाँ पर वे दर्शाते हैं। और इनकी रचनाएं देखिए, प्रमुख रचनाओं में इन दुखियां अखियन को न सुख सपने हूँ मिलियो, इन दुखियां अखियन को न सुख सपने हूँ मिलियो। यों ही सदा व्याकुल बिल्कुल बिकल अकुलाएगी, इन दुखियां अखियन को न सुख सपने हूँ मिलियो। यों ही सदा व्याकुल बिल्कुल बिल्कुल बिकल अकुलाएगी। प्यारे हरि चंद की बीती जानी औध पे जो, प्यारे हरि चंद की बीती जानी औध जो पे जो ही प्राण तऊ ये तो साथ न समाएगी। देखियो एक बार हूँ न नयन भरी तो ही याते, देखियो एक बार हूँ न नयन भरी तो ही याते। जौन जौन लोक जय है तही पछिताएगी, बिना प्राण प्यारे भये दरस तिहारे हाय, बिना प्राण प्यारे भये दरस तिहारे हाय। देखी लो जो आंखें ये खुली ही रह जाएगी। मन की कासो पीर सुनाऊं बकने वृथा और पथ खोने सबे चबाई गाऊं। कठिन दर्द को नहीं हरि है धरिए उल्टा नाव। और भारत की दुर्दशा को रेखांकित करते हुए उसके जो कारण हैं उनको बताते हुए लिखते हैं। रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन। शैव शक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। सभी को पता है, यह सर्वविदित है कि मध्य युग में शैव वैष्णव के बीच में जो है वर्चस्व को लेकर, अपने सिद्धांतों को बनवाने को लेकर जो है बहुत ज़्यादा विवाद चला करते थे। उन विवादों को दर्शाते हुए वे लिखते हैं। रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकटि चलाए। जाति अनेक न करी नीच अरु उच्च ऊंच बनाए। जाति भी अनेक कर दी, उसमें नीच और ऊंच का भाव भी भर दिया। खान पान संबंध सबंध सो वर्ज छुड़ाए, खान पान का संबंध भी जो है आपस में छुड़वा दिया। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। हिंदू धर्म में विश्वास है कि विवाह करने से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। इसे वे रूढ़ी मानते हुए बोलते हैं, जन्म पत्र मिले विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो। और बचपन में ही जो है बच्चों का बाल विवाह कर कर जो है जो प्रेम रूपी भाव है उसको जो है नाश कर दिया। करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मान्यो। और जो कुलीन थे समाज में जो है उनमें बहु विवाह की प्रथा थी। एक व्यक्ति जो है कई कई महिलाओं के साथ जो है ब्याह करता था। तो भारत के विनाश के जो कारण हैं, इन कारणों पर जो है इन पंक्तियों के माध्यम से जो है प्रकाश गिरता है। उनकी एक कविता है स्नेह की निशानी। देखिए, प्रेम से संबंधित, प्रेम भाव से संबंधित यह कविता है। श्रृंगार रस से संबंधित कविता है। भूली सी भ्रमी सी चौकी जगी सी थकी गोपी, भूली सी भ्रमी सी चौकी जगी सी थकी गोपी। दुखी सी रहती कछु नाहि सुध देह के। ये सवैया देखिए, भूली सी भ्रमी सी
चौकी जगी सी, भूली सी भ्रमी सी, चौकी जगी सी थकी गोपी, दुखी से रहती कछु नाहि सुध देह की, मोह से लुभाए कछु मोदक सो खाए सदा, मोहि सो लुभाए कछु मोदक सो खाए सदा, बीसरी सी रहे नेक खबर नहीं गेह की, मोहि से लुभाए कछु मोदक सो खाए सदा, बीसरी सी रहे नेक खबर नहीं गेह की, रीस भरी रहे कबो फूली न समाती अंग, रीस भरी रहे कबो फूली न समाती अंग, हंसी हंसी कहे बात अधिक उमेह की, पूछे खीसे पूछते खिसानी होए उत्तर न आवे ताही, पूछते खिसानी होए उत्तर न आवे ताही, जानी हम जानी है निशानी या स्नेह की। बहुत ही बढ़िया श्रृंगार का भाव जो है इस कविता के माध्यम से जो है उन्होंने व्यक्त किया। एक और कविता देखिए जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, यमुना छवि। इस कविता में देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किदो मुकुर में लखत उज की सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जनी जानी परम पावन फल लोभा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहुर सुहाए, किधो मुकर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, मनु आतप बारण तीर को सिमटी सबे छाए रहत, कै हरिसेवा हित न रहे निरखी नयन मन सुख लहत। और इसके साथ ही देखिए उनकी एक कविता है भारत जय, बहुत ही बढ़िया कविता। और भी कहते हैं, चलहु वीर उठी तुरत सबे जय ध्वजई उड़ाओ, प्रबोधन के रूप में, चलहु वीर उठी तुरत सबे जय ध्वजई उड़ाओ, लेहु म्यान सो खड़ग खींची रण रंग मछ जमाओ, चलहु वीर उठी तुरत सबे जय ध्वजई उड़ाओ, लेहु म्यान सो खड़ग खींची रण रंग जमाओ, परिकर कसी कटी उठो धनुषय पर धरि सर साधो, परिकर कसी कटी उठो धनुषय पर धरि सर साधो, केसरिया बानो सजी सजी रण कंकन बांधो, केसरिया बानो सजी सजी रण कंकन बांधो, जो आरजगन एक होय निज रूप सम्हारे, जो आरजगन एक होय निज रूप सम्हारे, तजी गृह कलहि अपनी कुल मर्जाद विचारे, जो आरजगन एक होय निज रूप समारे, तजी गृह कलहि अपनी कुल मर्जाद विचारे, तो ये कितने नीच कहाँ इनको बल भारी, तो ये कितने नीच कहाँ इनको बल भारी, सिंह जगे कहूँ स्वान ठहरी है समर मझारी, सिंह जगे कहूँ स्वान ठहरी है समर मझारी, इनको तुरंत ही हतो मिले रन के घर माही। बहुत ही उद्बोधक भाव जो है इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही विपुल मात्रा में साहित्य लिखा, और यह साहित्य भी विविधता से भरा हुआ है। काव्य की बात करें, श्रृंगार, भक्ति, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना से युक्त कविताएं, और इसके अलावा नाटक, उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं, अर्थात एक संपूर्ण साहित्यकार जिसे कहा जा सकता है वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके साथ ही उन्होंने तदयुगीन साहित्य को नई दिशा देने का प्रयास किया था, साहित्य को दरबारी संस्कृति से बाहर निकालकर आम जनता से जोड़ा, और पहली बार देश की जनता या फिर राष्ट्रीयता का भाव जो है साहित्य में हमको देखने को मिला। इससे पहले भी भूषण जैसे कवियों ने लिखा था, लेकिन जो है भारतेंदु ने जो है हिंदी साहित्य की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी।
और यहाँ पर जो है आज की कक्षा को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा। धन्यवाद।